वेलकम स्टूडेंट। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले ग्लाइकोलिसिस, देन क्रेब्स साइकिल, एसिटिलेशन, ये सब साइकिल स्टडी की है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि हमें डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड रहती है। ओके, नाउ अब जो भी बाय प्रोडक्ट वहां पे बने हैं, जैसे एटीपी बना है, देन वहां पे ग्लाइकोलिसिस में आपको पता है NADH2 बना है, देन क्रेब्स साइकिल में भी ATP और NADH2 बना है, ओके, और FADH2 बना है। तो जो भी FADH2 या NADH2 बना है क्रेब्स साइकिल के टाइम या फिर ग्लाइकोलिसिस के वक्त, उन NADH2 और FADH2 को हमें क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है ATP। ओके, अब जो भी NADPH2 या फिर FADH2 बच रहा है उससे आपको ये ATP बनाना है। तो ये सारी प्रोसेस डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ओके, आप लोगों को पता है कि ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट इज ऑकर इनसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सॉरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन रहती है, वैसे उसकी दो लेयर्स रहती है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। जो वेरी आउटलाइन जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं, तो उस क्रिस्टी पे या फिर उस इनर मेम्ब्रेन पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैरी आउट होती है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमें क्या करना है कि जो भी क्रेब्स साइकिल में FADH2 बना है या फिर ग्लाइकोलिसिस में FADH2 या फिर NADH2 बना है, वो सब NADH2 और FADH2 को हमें ऑक्सीडाइज करना है और उससे बनाना है ATP। ओके, तो आप लोगों को पता है कि ऑब्वियसली ATP सिंथेसिस की प्रोसेस विच इज ऑकर इनसाइड दी ऑक्सीजोन, या फिर हम इसे F1 पार्टिकल बोलते हैं। तो ये सारी प्रोसेस वहां पे कैरी आउट होती है। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस करने के लिए वहां पे आप लोगों को पता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 4 कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। वहां पे 4 कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, उनके प्रेजेंस में सारी प्रोसेस कैरी आउट होती है। और ये प्रोसेस कैरी आउट होने के लिए जितने भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन अ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो उस मैट्रिक्स में से एंजाइम लेके ये प्रोसेस कैरी आउट होगी। नाउ अब जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ATP सिंथेसिस के लिए, फॉर एग्जांपल है फर्स्ट वन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपको दिया है NADH डिहाइड्रोजेनेस, उसके बाद में दिया है सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेस, उसके बाद में दिया है साइटोक्रोम B, उसके बाद में दिया है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और एक रहता है ATP सिंथेटेस विच इज ऑकर और विच इज प्रेजेंट इनसाइड दी ऑक्सीजोन, हेड पोर्शन ऑफ दी ऑक्सीजोन। तो ये जो 5 मॉलिक्यूल्स है ये कर रहे हैं ऑक्सीडाइज, ये प्रोसेस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की इनसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ओके, तो सबसे पहले क्या कि जो भी NADH2 बना है ग्लाइकोलिसिस में या फिर क्रेब्स साइकिल में, उसे ऑक्सीडाइज करना है। और ऑक्सीडाइज करके क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज होना मतलब क्या कि आपको पता है कि जो भी ग्लाइकोलिसिस या फिर क्रेब्स साइकिल है वहां पे जो NADH2 बनता है वो कैसे बनता है कि वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन होता है, एक्सेप्ट करता है NAD। ओके, NAD या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है और NAD रिड्यूस होता है NADH2 में। ओके, अब उस वक्त वो जो NADH2 ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ है उसे हमें ऑक्सीडाइज करना है फॉर द ATP सिंथेसिस। तो अब यहाँ पे जो FADH2 है, NADH2 है, यहाँ से H मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और रिमूव होने के बाद में वो पूरे एनवायरमेंट में अंदर के जो अंडर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मेम्ब्रेन है उसमें ट्रैवल करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि NADH2 ऑक्सीडाइज होके फिर से उससे क्या होगा, वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा NAD। ओके, अब ये होते टाइम यहाँ पे फर्स्ट ATP फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ATP फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, दैट इज ADP एंड IP विच इज that is responsible for the formation of ATP। ओके, जो ADP और IP कंबाइन होके क्या हुआ है, ATP फॉर्मेशन की प्रोसेस हुई है। इसमें हमने इस सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है। आपको पता है, हमने डेफिनेशन स्टडी की थी कि व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसे बोलते हैं हम, कि जहां पे FADH2 और NADH2 ऑक्सीडाइज्ड होके एनर्जी यूज की जाती है ATP सिंथेसिस के लिए, उसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ATP फॉर्मेशन हुआ। ओके, आफ्टर दैट ये है ये जो NaH यहाँ से रिमूव हुआ है विच इज एक्सेप्टेड बाय अगेन FMN, उसको एक्सेप्ट करेगा, दैट इज फ्लेवाइन मोनोन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल विच इज एक्सेप्टेड दी हाइड्रोजन, यहाँ से आया वो हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट करेगा। मैंने पहले बोला कि ये ट्रैवल होगा, यहाँ से निकल गया मतलब ये पूरे मैट्रिक्स मेम्ब्रेन में ट्रैवल होगा। अब ट्रैवल होने के बाद में FMN ने इसको एक्सेप्ट किया है और
एक्सेप्ट होके फिर FMN का कन्वर्शन FMNH2 में FMNH2 में हो जाएगा। ओके, अब FMNH2 में होते टाइम यहाँ पे अगेन सेकेंड स्टेप पे FAD मॉलिक्यूल भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, FADH2 मॉलिक्यूल भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब FADH2 कन्वर्ट्स इनटू अ FAD। फिर ये भी अपना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। ओके, अब यहाँ से आया हुआ हाइड्रोजन और यहाँ से आया हुआ हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे डोनेट होने के बाद में अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो कोएंजाइम Q है वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मतलब उसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया। क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। इधर से आया हुआ हाइड्रोजन और इधर से आया हुआ हाइड्रोजन उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हुआ ऑक्सीडाइज फॉर्म और ये हुआ एक्सेप्टेंस के बाद में रिड्यूस फॉर्म। ओके, अब रिड्यूस होने के बाद में कोएंजाइम Q रिड्यूस हो गया है और रिड्यूस होने के बाद में अब उसने क्या किया कि वो स्प्लिटअप हो गया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्प्लिटअप हो गया। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गया और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अदर जगह पे। जो मेटाबॉलिक ऑक्सीजन यहाँ पे फाइनल एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन रहता है। फाइनल एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहता है, इसलिए इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल है विच इज एक्सेप्टेड बाय साइटोक्रोम B_C1। आपको पता है कि साइटोक्रोम A, A2, C, C1 ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर फाइनल जगह पे ये जाके उसको डोनेट कर देंगे। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहाँ पे आयरन मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, यहाँ पे आयरन मॉलिक्यूल जैसे फेरिक का कन्वर्शन फेरस में, तो यहाँ पे आयरन मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट किया। आपके डायग्राम में आपको मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपके थ्योरी में आपको पता है कि देयर इज अगेन प्रेजेंस ऑफ आयरन मॉलिक्यूल विच इज पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो अब क्या हो गया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल है विच इज एक्सेप्टेड बाय साइटोक्रोम B_C1। ओके, तो साइटोक्रोम B_C1 से फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है साइटोक्रोम C। किसे डोनेट किया जाता है, साइटोक्रोम C। और साइटोक्रोम C जो मॉलिक्यूल है एक्चुअली इट इज नॉट प्रेजेंट, इसलिए वो नीचे दिखाया गया है। ओके, क्यों दिखाया गया है, क्योंकि साइटोक्रोम C मॉलिक्यूल वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है इस पे नहीं प्रेजेंट रहता है, उसका थोड़ा बाहर प्रेजेंट रहता है। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस रहते हैं उस स्पेस में ये साइटोक्रोम C प्रेजेंट रहता है, इसलिए आपको ये डायग्राम ऐसे दिखाई गई है। ओके, तो अब साइटोक्रोम B_C1 से जो डोनेट किया गया है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय साइटोक्रोम C, और ये होते टाइम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मतलब सेकेंड टाइम मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है ATP का, दैट इज ADP प्लस IP कंबाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया है दैट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। ओके, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। फिर इसके बाद में ये करते टाइम यहाँ पे थर्ड ATP फॉर्मेशन होता है। ये करते टाइम यहाँ पे थर्ड ATP फॉर्मेशन होता है जब साइटोक्रोम B_C1 से आता है साइटोक्रोम C पर, साइटोक्रोम C से आएगा साइटोक्रोम A2, A31 एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अगेन थर्ड ATP। ओके, सो थर्ड ATP इज फॉर्म। अब ये ATP फॉर्मेशन होने के बाद में जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन के साथ में इधर से आए हुए इलेक्ट्रॉन और ये जो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, लिसिस हुआ है, उस हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। दैट वाटर इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक वाटर। ओके, इससे पहले के लेक्चर मैंने आपको बोला था कि अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 ऑक्सीडाइज्ड होगा तो उससे 3 ATP फॉर्मेशन होंगे, उससे 3 ATP फॉर्मेशन होंगे, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 अगर ऑक्सीडाइज हुआ देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP। वहां पे क्या होंगे, 2 ATP फॉर्मेशन होंगे। तो अब जब 1 NaDH2 ऑक्सीडाइज हुआ तो वहां पे 3 ATP फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऐसे होता क्या है। तो एक्चुअली यहाँ पे 1 ATP फॉर्मेशन हुआ है, सेकेंड यहाँ पे सेकेंड ATP फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे थर्ड। मतलब जब NaDH2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो ऑक्सीडेशन की पूरी प्रोसेस होने तक के 3 ATP मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होंगे। सो इट इज द करेक्ट वन। सेकेंडली जब 1 FADH2 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तब 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट स्टेप में ये प्रेजेंट नहीं था, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये FADH2 प्रेजेंट नहीं था, ये कहाँ से आया, सेकेंड स्टेप से आया। ओके, तो यहाँ पे ये ATP मॉलिक्यूल का वहां पे फॉर्मेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ATP मॉलिक्यूल कहाँ से स्टार्ट हो गए, जब ये एक्सेप्ट किया जाएगा कोएंजाइम Q, ऑक्सीडाइज फॉर्म जब कोएंजाइम Q
हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, देन यहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो जब FADH2 अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है, उससे लेके तो लास्ट तक वहां पे 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होते हैं, 1 and 2। सो जब 1 FADH2 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि कौन से मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कौन से मेम्ब्रेन में और कौन से पोर्शन में प्रेजेंट है, विच मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेट और विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2 एंड NADH2। मैंने नेमली आपको बोल दिए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल NADH डिहाइड्रोजिनेज है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, देन साइटोक्रोम B है, देन साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, एंड देन लास्ट में जो ऑक्सीजोम में प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे फाइनली आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर है जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, स्टॉक एंड बेस में, और यहाँ पे ATP सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे 3rd 5th मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, ATP सिंथेटेज, जो क्या करेगा, ATP सिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेट गेन। नेट गेन मतलब जैसे भी जितनी भी साइकिल हमने देखी है रेस्पिरेशन में, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या फिर एनर्जी यूटिलाइज होने के लिए, तो फुल रेस्पिरेशन में कितने ATP मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुए। देखो ग्लाइकोलिसिस जब हुआ था तो वहां पे 4 ATP मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुए थे, लेकिन प्रीवियस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में ही वहां पे 2 मॉलिक्यूल उसमें से यूटिलाइज हो चुके थे, तो पूरे ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुए। नाउ जब क्रेब साइकिल हुआ, तो क्रेब साइकिल में मैंने बोला है कि सक्सिनिल कोएंजाइम A का कन्वर्शन सक्सिनिक एसिड में जब होता है, देन दैट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो क्रेब साइकिल में 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुए। अब वहां पे जो NADH2 और FADH2 फॉर्मेशन हुए इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल, वो हमें यूज करने हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यहाँ पे एक्चुअली वहां के और यहाँ पे पकड़ के पूरे 10 NADH2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होते हैं, और इंटू 3, तो 30 ATP बाय द यूटिलाइजेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2, और 2 FADH2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होते हैं। तो उनका यूटिलाइजेशन करने के बाद में 2 FADH2 इंटू 2 ATP, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 ATP मॉलिक्यूल। तो पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने फॉर्मेशन हो रहे हैं, 34। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 34, और ये 2 और ये 2 कितने हो गए, 2 और 2 4। तो मतलब पूरे रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्मेशन होते हैं। ये हुआ नेट गेन ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का नेट गेन है, जहाँ पे होल प्रोसेस या फिर एनर्जी, जो भी एनर्जी के फॉर्म में है, जिसे हम ATP एज अ करेंसी ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं, वो 38 ATP फॉर्मेशन होते हैं इन केस ऑफ अ रेस्पिरेशन। ओके, नाउ ये हमने जो डिस्कस किया ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो भी इंफॉर्मेशन हमने देखी है हो गई है एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमें अभी जो डिस्कस करना है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कैरी आउट होगा, अगेन इट इज ऑकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में कैरी आउट होने वाली प्रोसेस है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे इस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है। यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन पाथवे बिटवीन द एनारोबिक एंड एरोबिक। सो ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा। ओके, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस यहाँ पे होगी। ग्लाइकोलिसिस होने के बाद में यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होगा। पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होगा। पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। ओके, एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पे इथिल अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। ये सारी प्रोसेस यहाँ पे होती है, कहाँ पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। सो दैट्स व्हाई इट इज अगेन कॉल्ड एज अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि इथिल अल्कोहल 5C2H5OH क्या है, इट इज अ अल्कोहल। तो इसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ये 3 पार्ट में डिवाइड की है। एक तो ग्लाइकोलिसिस, दूसरी है डिकार्बोक्सिलेशन, तीसरी है रिडक्शन। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रही है। फर्स्ट वन, ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और उससे पायरुविक एसिड बनेगा।
वो जो पायरेविक एसिड है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। वहां पे पायरेविक एसिड बनते टाइम पे ब्रेकडाउन बनते टाइम पे वहां पे ट्वाइस NADH2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गए, और ट्वाइस NADH2 मॉलिक्यूल से फिर से बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड बनेगा, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूल कितने बने, ट्वाइस NAD मॉलिक्यूल बने। देन ये बना लैक्टिक एसिड। ओके, सेकेंड प्रोसेस है डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस। डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, फिर से देखो ग्लूकोज बना, पायरेविक एसिड बना, ग्लाइकोलिसिस होके पायरेविक एसिड जो है डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हो रही है। पायरेवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, PPP और जिंक मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, थायामाइन पायरोफिरोल फॉस्फेट, ओके, और जिंक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, और डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है। मतलब पायरेविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, और उसके बाद बनेगा एसिटाल्डिहाइड। उसके बाद क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। और ये जो एसिटाल्डिहाइड बना है ये अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रोजनेशन। आपको पता है कि डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या, कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाना। तो एसिटाल्डिहाइड में से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और फाइनली बनेगा इथिल अल्कोहल। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। फाइनली जहाँ पे इथिल अल्कोहल बना है, जिसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ओके, अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलने के टाइम पे आपको पता है कि व्हाट इज द फर्मेंटेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इट इज डिनोटेड बाय वर्ड फेरोज। फेरोज ये वर्ड से डिनोट किया जाता है। देन इट इज अ प्रोसेस ऑफ बबलिंग, बबल फॉर्मेशन की प्रोसेस भी हम इसे बोल सकते हैं। देन ये जो भी प्रोसेस कैरी आउट हो रही है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, इट इज ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेज। ध्यान में रखना, ये जाइमेज के प्रोसेस में कैरी आउट होने वाली प्रोसेस है। इस फर्मेंटेशन के टाइम में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रोज मॉलिक्यूल है, तो सुक्रोज मॉलिक्यूल का अगर ब्रेक डाउन करना है, फर्मेंटेशन करना है, तो सुक्रोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। आपको दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में उसका कन्वर्शन होता है। उसके बाद में आपको दिया है कि लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टिक एसिड जिन मॉलिक्यूल्स, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या फिर बॉडी में, जिनके भी बॉडी में बनता है लैक्टिक एसिड, हमारे बॉडी में भी लैक्टिक एसिड बनता है। ओके, तो जहां पे भी लैक्टिक एसिड बन रहा है तो उसका भी वो भी ब्रेक डाउन होके उसका जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन मसल्स, ओके, तो मसल्स में जितनी भी स्केलेटल एक्टिविटी होती है, उस स्केलेटल एक्टिविटी में जो भी एनर्जी आती है, इट इज फ्रॉम द एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन से, वो प्रोसेस से वो पूरी एनर्जी आ रही है। अब जैसे देखो एग्जांपल कंसिडर करो कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो। एक्सरसाइज मतलब कि पहले कभी आपने एक्सरसाइज नहीं की और आप अचानक से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हो, और उस कुछ दिनों में ही आपको, उस 2-3 दिनों में आपने बहुत ज्यादा बॉडी एक आ जाता है, बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है, जिसे हम मसल फटीग भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे बॉडी में जो लैक्टिक एसिड बना है, उस लैक्टिक एसिड का कन्वर्शन पायरेविक एसिड में होता है। ओके, तो उस लैक्टिक एसिड का कन्वर्शन पायरेविक एसिड में होता है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, सॉरी, हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड ज्यादा फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर आप 2-3 दिन रेस्ट करोगे तो फिर से आपके बॉडी का पेन नॉर्मल हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड बना है दैट अगेन रिटर्न कन्वर्ट्स इनटू अ पायरेविक एसिड, फिर से पायरेविक एसिड में बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद में जो एसिटाल्डिहाइड या फिर इथिल अल्कोहल की जो प्रोसेस है, इट इज ऑकर इनसाइड दी ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये सारी प्रोसेस कैरी आउट होती है। उसके बाद में जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, वो आपको पता है कि जैसे मैंने बोला है कि मसल्स में कैरी आउट होती है। तो स्केलेटल मसल में, जो पर्टिकुलरली स्केलेटल मसल की अगर हम बात करें, तो स्केलेटल मसल की जो भी एक्टिविटी कैरी आउट होती है, उस लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आती है बाय द लैक्टिक एसिड और बाय द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी पोर्शन बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो मैंने बोला है आपको कि 34 एटीपी, सबसे ज्यादा एटीपी वहां पे फॉर्मेशन होते हैं। क्रेब्स साइकिल में जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद में जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल NAD जो बना है वो भी, और FAD जो बना है वो भी कहाँ से बना, NADH2 और FADH2 ऑक्सीडाइज करके बना है। तो वो भी एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मिलती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जैसे हमने मेंशन किया है कि एनर्जी स्टेप वाइज मैनर रिलीज होती है। अगर एकदम से
बॉडी में एनर्जी रिलीज हो जाए तो सेल बर्स्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है, क्योंकि एनर्जी अगर बहुत ज्यादा स्पीडली ब्रेक होती है तो हमारी बॉडी उसको कैच नहीं कर पाती या फिर उसे मैनेज नहीं, बैलेंस नहीं कर पाती, तो सेल बर्स्ट हो जाएंगे। लेकिन हम किसी के भी बॉडी में ऐसी प्रोसेस होती नहीं है, ना प्लांट में होती है ना एनिमल्स में होती है। कोई भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस रहे या फिर एनर्जी प्रोडक्शन रहे, वो एनर्जी प्रोडक्शन बॉडी में स्टेप वाइज मैनर होता है और विच इज ऑकर इनसाइड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी कॉन्शियस, जिसे हम आरक्यू बोलते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेटरी कॉन्शियस? किसे बोल रहे हैं हम रेस्पिरेटरी कॉन्शियस? विच इज डिनोटेड बाय आरक्यू, आरक्यू वैल्यू बोल रहे हैं। रेस्पिरेटरी कॉन्शियंट बोलते हैं इसे हम। आरक्यू वैल्यू का मतलब क्या कि इसका फॉर्मूला क्या निकाला है हमने, CO2 इवॉल्व, ओके, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, जितना CO2 इवॉल्व होता है डिवाइडेड बाय O2 कंज्यूम, डिवाइडेड बाय O2 कंज्यूम, मतलब कितना CO2 रिलीज हो रहा है और कितना O2 कंज्यूम हो रहा है, इसका जो रेशियो है, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज आरक्यू वैल्यू, दैट इज द रेस्पिरेटरी कॉन्शियंट। ओके, आपको पता है कि आपको डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड की है कि आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की जो आरक्यू वैल्यू है वो कितनी दी है, 1 है। देन फैट की जो आरक्यू वैल्यू है वो है 0.7, प्रोटीन की जो आरक्यू वैल्यू है 0.9, और उसके बाद में इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप लोगों को पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, तो ऑब्वियसली CO2 कितने भी रहे, लेकिन O2 अगर 0 है तो ऑब्वियसली अगर 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करें हम तो उसकी वैल्यू है आती है इंफिनिटी, उसकी वैल्यू आती है इंफिनिटी। तो वो ये नंबर्स आपको ध्यान में रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का 1 रहता है, फैट्स का 0.7 रहेगा, प्रोटीन का 0.9 रहेगा, और इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज इंफिनिटी। ओके, अगेन आपको फाइनली प्रोवाइड किए हैं रेस्पिरेशन के यूजेस। आपको पता है कि रेस्पिरेशन किस चीज के लिए यूज होता है। रेस्पिरेशन बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करें तो प्लांट्स में डिफरेंट बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल विटामिन रहे, फैट्स रहे, प्रोटीन्स रहे, या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स रहे, ग्लूकोज रहे, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन फॉर्मेशन हो रहा है। देन अब सेल की जो भी एक्टिविटी है, फॉर एग्जाम्पल सेल डिविजन रहे, सेल ग्रोथ रहे, या फिर लोकोमोशन रहे, मूवमेंट रहे, या फिर डेड सेल को बॉडी से बाहर निकालना रहे, ये सारी की सारी प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड होती है या फिर उसे पार्टिसिपेट करता है वो है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। अलॉन्ग विद दैट हमने इसमें एम्फीबोलिक पाथवे भी स्टडी किया है कि एम्फीबोलिक पाथवे किसे बोल रहे हैं हम, कि जैसे हमने बोला है कि इट इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन में कुछ चीजें बनती भी है, जैसे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड या फिर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स है जो इससे ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड भी बन रहे हैं, ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड भी बन रहे हैं। तो मतलब ये क्या कर रहा है कि रेस्पिरेशन में सिर्फ ब्रेक नहीं हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल फॉर्म भी हो रहे हैं, तो इसे हम एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं। तो इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। क्या होगा वहां पे, डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होंगे फॉर अ डिफरेंट एक्टिविटी, ओके, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। देन रेस्पिरेशन फिर से क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड O2, CO2 और O2। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा फोटोसिंथेसिस में, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, राइट ना, O2 रिलीज होगा। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, उसे बैलेंस किया जा रहा है, मतलब CO2 और O2 को दोनों का भी बैलेंस मेंटेन होता है इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। अलॉन्ग विद दैट इनसोल्यूबल जो सब्सटेंसेस हैं उनको सोल्यूबल फॉर्म में करने का भी काम कर रहा है रेस्पिरेशन। अगेन in case of anaerobic respiration we discuss about the alcoholic fermentation। हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को डिस्कस किया है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपको पता है कि फर्मेंटिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं। जो फर्मेंटिंग माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली विटामिन प्रोडक्शन के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस चैप्टर में ये डिस्कस किया है कि माइक्रोब्स का यूज क्या होता है। तो वहां पे फर्मेंटेशन कर रहा है, तो फर्मेंटेशन से ऑब्वियसली विटामिन बन रहे हैं, एंटीबायोटिक बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, डिफरेंट डिशेज बन रही है, अल्कोहल बन रहा है। तो जितने भी बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ओके, सो दीज ऑल आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन, ये सब के सब रेस्पिरेशन के सिग्निफिकेंस है। नाउ
ये पूरा चैप्टर आप यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।